आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर गांव में एक आदमी राम औजार चक्की वाला रहता था। पूरा गांव अपना अपना आटा उसी के पास पिसवाते थे। राम औजार का एक छोटा सा परिवार था, एक बीवी, 2 बच्चे और उसकी एक बूढ़ी माँ। राम औजार की पत्नी अंजना अपनी सासू माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसके साथ ही साथ अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवा लेती। राम औजार के साथ जाकर कभी खेती का काम करती तो कभी चक्की पर आकर उसकी मदद करने की सोचती। पर राम औजार उसे कभी भी चक्की पर हाथ नहीं लगाने देता। बड़े प्यार से कहता, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी से थोड़ी ना काम करवाऊंगा, वो भी ऐसी जगह जहाँ से लक्ष्मी माँ की कृपा मुझ पर बरसती हो। पाप लगेगा मुझे। बस तुम आराम से मुझे खाना खिलाओ और घर चली जाओ। कभी कभी खेतों में कामों से लौटकर चक्की का काम संभालना राम औजार के लिए मुश्किल होता था। उस वक्त अंजना हमेशा यही सोचती कि काश मैं भी कर सकती आटा पीसने का काम चक्की पर, तो मदद हो जाती। जो भी था, दिन हंसते खेलते गुजर रहे थे, फसल भी अच्छी हो रही थी और चक्की का काम भी अच्छा चल रहा था। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता राम औजार और उसके परिवार के ऊपर थी। वो मेहनती भी तो उतना ही था, काम ज्यादा पड़ने पर रात दिन एक कर देता था। दिवाली नजदीक आ रहे थे। लोगों को अपने अपने घरों में बहुत सारे पकवान बनाने थे। बेसन के लड्डू, गोल गोल चकली, सेव पापड़ी, फरसान, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, चावल के पापड़ और बहुत सारे पकवानों की लिस्ट थी। इन सब के लिए लगने वाला आटा गांव की औरतें राम औजार के पास ही पिसवाती थी, क्योंकि उसे पता था कि कौन सा आटा बारीक पीसना है और कौन सा आटा दरदरा। राम औजार अपनी पूरी लगन से काम करता। काम बढ़ जाने की वजह से वो दिन रात काम कर रहा था। सोने का वक्त नहीं मिलता था उसे। एक रात जब अंजना राम औजार के लिए खाना लेकर चक्की पर गई तो उन्होंने कहा, 2 रोटी खा लो, उसके बाद काम कर लेना। राम औजार तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, काम बहुत बढ़ गया है, दिवाली नज़दीक आ गई है और सभी को अपना अपना आटा चाहिए। अगर आज रात तक मैंने सारा आटा तैयार नहीं किया तो लोगों के घर में पकवान कैसे बनेंगे, वरना दिवाली बिन मिठाई के अच्छी थोड़ी लगती है। और पत्थर लेकर अपनी मशीन पर टनटनाने लगा। उसी वक्त अंजना ने राम औजार का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया और कहा, 2 रोटी खा लो, तब तक ये टन का काम मैं करती हूँ। आटा ही तो पीस रहे हो, कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम घर पर ही पीस लेते हैं। राम औजार हंसने लगे। उन्होंने कहा, देखो मैंने ये चना दाल डाल दिया, बस तुम पत्थर को ऐसे रगड़ते रहना ताकि कहीं आटा चिपक ना जाए। मैं फटाफट से 2 रोटी खा लेता हूँ। राम औजार ने बाल्टी से पानी निकालकर हाथ मुंह धोया और रोटी का गट्ठर खोलकर सब्जी रोटी खाने लगे। इतने में ही उसे किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे राम, अरे भाई तनी किधर आओ यार, देखो ये अंधेरे में हमारा ठेला कीचड़ में फंस गया है, जरा आकर हाथ लगा दो भाई, भरा ठेला है, उठाया नहीं जा रहा, दिवाली के लिए लाए हैं। राम औजार ने अपनी रोटी वहीं रखी और चला गया ठेले वाले की मदद करने। जैसे तैसे कीचड़ से ठेला बाहर निकला। राम औजार ठेले वाले से बातें करने लगे। दिवाली के दिन थे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, बस उसी की ही बातें हो रही थी। इधर अंजना, जो पूरी दाल पीस चुकी थी, उसने सोचा दूसरा थैला भी डाल देता हूँ, राम औजार खुश हो जाएंगे। और वैसे भी ये कितना आसान काम है। इतना सोचकर वो जैसे ही अगला थैला लेने के लिए नीचे झुकी, अंजना की साड़ी पट्टे में लिपट गई।
उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर खुद मोटर से टकरा गई और उसके शरीर के कई चीथड़े होकर पूरे चक्की घर में फैल गया। पूरा चक्की घर सफ़ेद आटा की जगह लाल खून के निशान से रंग गया। बहुत ही भयानक मंजर दिख रहा था। राम औजार लौट आया और जैसे ही उसने रोटी हाथ में ली और अंदर की तरफ आवाज़ लगाते हुए बोला, जैसे ही उसने अपनी नज़र फिराई वो भौचक्का होकर देखने लगा। जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने लगा। चक्की चले जा रहे थे और खून के छींटे उड़े जा रहे थे, लेकिन अंजना, उसके जान कब की निकल चुकी थी। आज अंजना को मरे हुए 7 साल हो गए हैं, पर आज भी जब दिवाली के 3 दिन पहले जब राम औजार खाना खाने बैठता है तो बंद चक्की भी अपने आप चलने लगती है और अपने आप उसमें आटा निकलने लगता है और अचानक से चारों ओर एक चीख गूंजती है और पूरा चक्की घर लहूलुहान हो जाता है। पिछले कई सालों से राम औजार दिवाली में आटा नहीं पीसता, बल्कि पूरे 10 दिन अपनी चक्की को बंद ही रखता है। फिर भी ये घटना ज्यों की त्यों ही घटती है। आज तक कोई समझ नहीं पाया। अंजना तो 7 साल पहले मर चुकी थी, तो दिवाली के 3 दिन पहले क्या उसकी आत्मा हमेशा यहाँ आकर इस चक्की पर मरती है? आखिर क्यों होता है चक्की पूरी तरह से लहूलुहान? क्या उसके खून के कतरे आज भी वहाँ होने का एहसास दिलाते हैं? पर आज भी लोग कहते हैं कि दिवाली से पहले वो आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठते ही जब मैं अपने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8:30 बजे का। वक्त को देखते ही मैंने अपने मन ही मन में कहा, अरे यार, आज तो काफ़ी लेट हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते, और लगता है मुझे कुछ सवारी भी नहीं मिलेगी स्टेशन से घर जाने के लिए। दरअसल आज शाम जब मैं 6 बजे अपने ऑफिस से निकला तो निकलते ही मेरे फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन की रिंग बजते ही मैंने जब फ़ोन देखा तो उस पर गांव से पापा का कॉल आ रहा था। पापा का कॉल आता देख मैंने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो पापा ने कहा, बेटा तुम जल्दी से रात 9 बजे वाली ट्रेन पकड़कर गांव आ जाओ, दादाजी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। पापा की ये बात सुनते ही मैं फटाफट अपने घर गया और 1-2 सामान पैक करके भागता हुआ प्लेटफॉर्म आ गया और यहाँ बैठकर 9 बजे वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। 9 बजे वाली ट्रेन पकड़ने पर ट्रेन मुझे रात के 12:30 बजे तक गांव के स्टेशन पर उतार देगी। थोड़ी देर और इंतज़ार करने के बाद ठीक रात के 9 बजे मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन के लगते ही मैं फटाफट से ट्रेन में चढ़कर बैठ गया। ठंड का मौसम होने के कारण ऊपर से रात की ट्रेन होने की वजह से ट्रेन में मुसाफिरों की तादाद बहुत कम थी। उस बोगी में मैं अकेला ही बैठा हुआ था। ट्रेन की सारी खिड़कियां बंद थी और ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी ठंड में कौन खिड़कियां खोलेगा। मेरे बैठने के 5-7 मिनट बाद ट्रेन खुल गई। ट्रेन के खुलते ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और उस रफ्तार से ट्रेन में बैठा हुआ मैं भी आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे रात काफ़ी होती जा रही थी, जिस कारण आसमान और बाहर का माहौल और भी ज़्यादा सुनसान होता जा रहा था। करीब 1.5 घंटा ट्रेन चलने के बाद मेरी बोगी में एक भी मुसाफिर नहीं चढ़ा। और ऐसा हो भी क्यों ना, ट्रेन जिस जिस स्टेशन पर रुके थे उस स्टेशन पर भी एक भी मुसाफिर नहीं था। काफ़ी 1.5 घंटा ट्रेन चलने के बाद ट्रेन कालीपुर स्टेशन पर रुकी। ट्रेन के कालीपुर स्टेशन पर रुकते ही अचानक मेरी बोगी की लाइट एकदम से बंद हो गई। एकदम से लाइट बंद होते ही मैं काफ़ी चौंक सा गया कि अचानक ट्रेन को क्या हुआ। क्या लाइट के बंद होते ही एक आदमी मेरी बोगी में दाखिल हुआ, मगर मेरी बोगी के अंदर
और ट्रेन के बाहर स्टेशन में इतना अंधेरा था कि मैं उस आदमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। मगर हल्की रोशनी में मैं जितना उस आदमी को देख रहा था, वो आदमी एक बड़ा सा कंबल ओढ़े हुए खड़ा था। मगर इतना अंधेरा था कि मैं उस आदमी का चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। खैर चलकर वो आदमी ठीक मेरी पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया और उसके बैठते ही ट्रेन वापस से आगे बढ़ने लगी। मगर अब एक अंतर ये था कि अब मेरी बोगी की लाइट नहीं जल रही थी। खैर मैं सब बातों को नज़रअंदाज करके बस स्टेशन से गांव घर कैसे जाऊंगा यही सोच रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, भाई साहब आप हेमगांव उतरेंगे ना। यह आवाज़ सुनते ही मैं झट से पीछे मुड़ गया और अपने मन ही मन में सोचते हुए किसी आदमी को कैसे पता चला कि मैं किस गांव में उतरूंगा, और उस आदमी से पूछा, हाँ मैं तो हेमगांव उतरूंगा, मगर आप कौन हैं और आपको कैसे पता चला कि मैं हेमगांव उतरूंगा। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है और आप मुझे नहीं जानते। उस आदमी के इतना बोलते ही ट्रेन रुकी। ट्रेन के रुकते ही मैं जब ट्रेन से बाहर देखा तो एक बाहर स्टेशन था जिसके बोर्ड पर लिखा था हेमगढ़। उस बोर्ड को देखकर मैं काफ़ी चौंक गया, क्योंकि शहर से गांव आने में मुझे 3 घंटे का समय लगता, मगर आज मैं कैसे 2 घंटे में ही पहुंच गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह हुआ तो हुआ कैसे। खैर जो भी हो, गांव का स्टेशन आते ही मैं सामान लेकर ट्रेन से बाहर निकलने के लिए उठा। तो उठते ही मैंने जब पीछे देखा तो मैं और भी ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि अब मेरे पीछे कोई नहीं था। तो इतनी जल्दी जल्दी वो आदमी गया तो गया कहाँ। अभी मैं उस आदमी को मुझसे बातें करते हुए सुन रहा था। खैर ट्रेन के खुलते ही मैं पहले से सारा सामान लेकर ट्रेन के बाहर निकला और प्लेटफॉर्म की बेंच पर सारा सामान रखकर ये सोचने लगा कि अब करूं तो करूं क्या, क्योंकि पूरे स्टेशन पर मेरे अलावा मुझे और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी ठंड में इतनी रात को कौन बाहर निकलेगा। खैर गांव का स्टेशन होने के कारण स्टेशन पर भी एक लाइट नहीं जल रही थी। ऊपर से कोहरा इतना ज़्यादा था कि चांद की हल्की रोशनी में भी साफ साफ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऊपर से चारों तरफ इतना सन्नाटा छाया हुआ था कि ट्रेन के काफ़ी दूर चलने के बाद भी ट्रेन की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। खैर स्टेशन पर खड़े खड़े टाइम वेस्ट ना करके मैं सारा सामान लेकर चलते हुए स्टेशन से बाहर निकला। अच्छी बात तो ये थी कि मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया था, जो घने अंधेरे में मुझे आगे का रास्ता दिखाने का काम कर रहे थे। मगर कोहरा इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की लाइट कोहरे पर पड़ते ही चारों तरफ बर्फ़ की तरह समान कोहरा दिखाई पड़ रहा था। खैर चलते हुए मैं स्टेशन से बाहर निकला तो स्टेशन के बाहर का माहौल अंदर की तरह ही घने अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक पूरे स्टेशन पर और बाहर रास्ते पर भी मुझे अब तक एक भी इंसान तो दूर, एक परिंदा तलक भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। इतना सुनसान और सन्नाटे में डूबा हुआ पूरा माहौल देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है आज कोई सवारी नहीं मिलेगी, पैदल ही घर जाना पड़ेगा। और इतना बोलकर मैं पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। करीब 2-3 मिनट पैदल चलने के बाद कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक रिक्शा दिखा, जिस रिक्शा को काली चादर ओढ़े बैठकर वो मेरी ही तरफ कुछ देख रहा था। रिक्शा वाले को इस तरह काली चादर ओढ़कर देख मैंने अपने मन ही मन में कहा, रिक्शा तो है, पता नहीं ये जाएगा भी या नहीं। इतना बोलकर मैं चलते हुए उस रिक्शा वाले के पास गया और कहा, भैया हेमगांव के चौक पर चलोगे। मेरे ये पूछते ही उस रिक्शा वाले ने जवाब दिया, हाँ बाबू साहब चलूँगा ना। उस रिक्शा वाले की आवाज़ मुझे कुछ सुनी सुनी लग रही थी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उसकी आवाज़ कहाँ सुनी थी। खैर मैं ज़्यादा ना सोचकर चढ़कर उस रिक्शा में बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा बढ़ाना शुरू कर दिया।
अभी हम लोग अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक रिक्शा का पहिया एक ईंट के चटका और ईंट के टकराते ही अचानक रिक्शा वाले का सर धड़ से अलग होकर मेरे सामने गिरा। इस तरह सर को धड़ से अलग होता देख मैं एकदम से चौंक गया और मेरे हाथ पैर कांपने लगे कि अचानक ये क्या हुआ। किसी भी जिंदा इंसान का सर उसके धड़ से अलग कैसे हो सकता है। अभी मैं सोच सोच कर कांप ही रहा था कि तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि धड़ से सर अलग होने के बाद भी धड़ आराम से रिक्शा चलाए जा रहा था। मगर ये हो कैसे सकता है कि तभी मेरे सामने पड़े रिक्शा के सर से आवाज़ आई, आप मुझे नहीं पहचाने बाबू साहब, मैं वही ट्रेन वाला हूँ। यह आवाज़ सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। मुझे समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है और अब ये मुझे मारना चाहता है। और मुझे ये भी पता चल गया मैंने ये आवाज़ कहाँ सुनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मगर मुझे इतना ज़रूर समझ आ गया था कि मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और शायद मैं आज नहीं बचूँगा। कि तभी मैं हिम्मत जताकर चलती रिक्शा से नीचे कूदा और कूदते ही भागने लगा। मगर जैसे ही मैं नीचे कूदा मैं भाग रहा था तो कटा हुआ सर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि मानो मेरी मौत मेरे पीछे पड़ी हो। भागते भागते मैं सीधे एक मंदिर चला गया। मंदिर में पहुंचते ही कटा हुआ सर एकदम से रुक गया। उसके बाद मैंने पूरी रात मंदिर में ही बिताई और सुबह होते ही अपने घर गया। उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।